नमस्कार रवीश जी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अपना बुलेटिन अब शुरू कीजिए। गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया को समझने का एक तरीका बताना चाहता हूं। अरे अरे रुकिए, लगता आपको असली खबर पता नहीं है। आपके एनडीटीवी को लेकर करोड़ों करोड़ रुपए की डील हो गई है। मैं रवीश कुमार, लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्तियों को लेकर इतना बड़ा फैसला हो गया। अच्छा, आपको पता है कि एनडीटीवी और अडानी में एक डील हुई है। अब जरा आप आगे बोलिए। लेकिन आज के अखबारों ने उसे केवल पहली खबर की जगह लगाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया और सवालों को छेड़ने की जरूरत नहीं समझी। है ये क्या? लगता है आपको असली डील पता नहीं है। अडानी ने आपके एनडीटीवी को खरीद लिया है। नहीं पता आपको? ये खबर देखिए, आपको दिखाता हूं मैं। अडानी स्टेप्स इनटू एनडीटीवी विद 29% का हिस्सेदारी जो है ना वो खरीद ली है। वैसे आपकी ये मजबूरी है, क्योंकि जब प्रणव रॉय और राधिका रॉय को ही पता नहीं है, भनक तक ना हुई कि उनके एनडीटीवी पर अडानी जी प्रवेश कर गए हैं, 29% जो हिस्सेदारी है वो ले ली है, तो आपको क्या होगी? अब ब्याज फ्री लोन लेंगे तो चुकाना तो पड़ेगा ना उनको। लेकिन खैर आप छोड़िए, आप तो जी अपना बुलेटिन शुरू कीजिए। अब शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं धीरज कुमार। ये क्या, आप अपना नाम ही भूल गए? अब जरा फिर से एक बार बोलिए तो। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। ये क्या हो गया रवीश जी, आप अपना नाम ही नहीं बोल पा रहे। कभी मुकेश कुमार, कभी कुछ बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, नाम में क्या रखा, आप सीधा अपना बुलेटिन शुरू कर दीजिए। मेरी अपील है कि आप देशभक्ति की भावना खुद से भी जगा लें। जैसे आप खुद से खाते हैं, खुद से नहाते हैं, इसी तरह से आप खुद से देशभक्ति की भावना क्यों नहीं जगा सकते? अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। बोलते जाइए, बोलते जाइए। गंगा, सिर्फ इतना कहने से मन कहां तृप्त होता है, मां गंगा कहने से होता है। इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव, मजा आ रहा है। अब बोलिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं गैर राजनीतिक प्राइम टाइम क्यों कर रहा हूं, क्या करूं? नहीं, समझ में आ रहा है। वैसे भी इतने दिनों तक आप प्राइम टाइम में अपनी दुकान ही तो चला रहे थे। और क्या चला रहे थे? प्राइम टाइम में हमें भी सही गलत छोड़कर राजा और रानी की कहानी का वाचन करना चाहिए। अब ये तो फिर आप एजेंडा चलाने लगे। ना तो आप बुराई करते हैं, ना तारीफ करते हैं। ये क्या बात हुई? है ना कमाल? आपको जो कहना है रवीश बाबू, सीधे सीधे कह डालिए। घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, बोलिए ना। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं, बोलिए। अडानी ने तो मुझे अपना हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया है, देना चाहिए था। अब आपने अडानी को इतनी गालियां दी है तो जरा सोचिए आपको वो कैसे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देने वालों ने आपको क्या क्या दे दिया है। लेकिन सच सच बताना, अब आपका टीवी में कैसे चलेगा जिस तरीके से आप करते हैं? मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। आप सही में ऐसा कह रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए। मगर टीवी से इतनी नफरत क्यों है रवीश बाबू? जरा सच सच बताइए। हमारा टीवी बीमार हो गया है। पूरी दुनिया में टीवी को टीबी हो गया है। फिर टीवी का क्या करूंगा रवीश जी, ये भी बता दीजिए। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। मतलब अगर अडानी ने चैनल में पैसे लगा दिए तो आप टीवी फेंक देंगे? अब जरा सोचिए, जिस मंडी से आप दाल चावल खरीदते हैं, अगर उस मंडी में अडानी ने पैसे लगा दिए तो आपके चावल दाल खाना भी छोड़ देंगे? ये तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है रवीश बाबू, आपको लेकर जो लोग कह रहे हैं कि आप YouTube चैनल खोलने वाले हैं, वो सही बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आप न्यूज़ पढ़ेंगे कैसे? यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। सड़क पे खड़े खड़े? अरे आपको पता नहीं, मोदी जी ने ODF फ्री घोषित कर दिया पूरे देश को। लेकिन एक बात बताइए, मजाक मैं छोड़ देता हूँ, अगर आप स्टूडियो में नहीं करेंगे, सड़क में करेंगे, तो वो वाली बात तो होगी नहीं जैसा आप करते हैं। मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा। मगर वो फील आएगा रवीश जी, जैसा आप नौटंकी क्रिएट करने के लिए करते हैं। सच सच बताइए। नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। अगर बाथरूम में आप करेंगे एंकरिंग तो आपकी कमाई कैसे होगी? कैसे आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री हैं, जहर उगल सके? मेरी इस बात को आप YouTube में कम से कम 4 बार सुनिए। 4 बार देखने का मतलब है कि आपकी जो कमाई होगी
वो 4 गुना हो जाएगी। मतलब रवीश बाबू, आप अभी से अपना YouTube चैनल बेचने में लग गए। भारत में खबरों की कमी नहीं है, लेकिन खबरों को बताने वाले कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये पुनि प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं, अभिसार शर्मा हैं, ये भी बड़े एंकर थे, ये भी यूट्यूबर बन गए हैं। अब लेकिन इस भीड़ में आप कैसे अलग हैं? वे खोजी खबरें करते हैं मगर कोई पढ़ता नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिल्म का ट्रेलर कुछ ज़्यादा ही लंबा था और फिल्म छोटी है, तो आप सही समझ रहे हैं। रवीश कुमार का भी स्टाइल ऐसा ही है, जिसमें खबर कम दिखाते हैं और खबर के नाम पर अपना एजेंडा वो खूब फैलाते हैं, रायता फैलाते हैं। तो भैया अपने में भी ट्रेलर तो ज़्यादा ही होगा ना। लेकिन अब स्थितियां एकदम बदल गई हैं। अब रवीश कुमार अडानी के गोद में बैठने वाले हैं, क्योंकि एनडीटीवी में अडानी की एंट्री हो गई है। अब ये एंट्री कैसे हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में और उसके बाद पूरी खबर आपको बताता हूँ। पहले ये समझिए कि एनडीटीवी में अडानी की एंट्री कैसे हुई। दरअसल एनडीटीवी के मालिक है प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय। दोनों की जो हिस्सेदारी है ना, वो 60% से भी अधिक है। ये तो आप सब जगह जानते हैं, देखा भी होगा आपने। इन्होंने पति पत्नी ने 2008-9 में एक कर्ज लिया था। आप जानते हैं कि एनडीटीवी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, पैसे की किल्लत हो गई थी। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई। इसमें 3 तरह की हिस्सेदारी, एक राधिका रॉय की, प्रणव राय की, और दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम है RRPR। RR मतलब राधिका रॉय और PR मतलब प्रणव राय। अब इस कंपनी ने 2008-9 में कर्ज लिया, और कर्ज किस कंपनी से लिया ये भी जान लीजिए। VCPL नाम की कंपनी से लिया। VCPL नाम की ये कंपनी अंबानी परिवार से जुड़ी हुई थी। इस कर्ज के बदले में VCPL को 29.18% रहन में दिए गए थे, मतलब जिसको बोलते हैं गिरवी में। साथ ही ये विकल्प भी दिया गया था कि अगर कर्ज ना चुका पाएं तो वे इन वाउचर्स का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। आप सारी रिपोर्ट भी देखिएगा, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग रिपोर्टों को मिला करके, ताकि आपको पूरा का पूरा ये पूरी डील समझ में आ सके। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म हो गई थी। अच्छा, इस कर्ज में कोई ब्याज नहीं लिया गया है, लेकिन इस 10 वर्ष की जो अवधि खत्म हुई तो RRPR ने जो कर्ज लिया था वो चुका नहीं पाई कंपनी। इस बीच मंगलवार को अडानी ग्रुप ने VCPL को खरीद लिया, 100% हिस्सा खरीद लिया 114 करोड़ रुपए में। यानी जैसे ही अडानी ने खरीदा, उसने उसकी इक्विटी को शेयर में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ ही 29.18% जो हिस्सेदारी थी ना, वो अडानी की हो गई। और इसके बाद 2 दिन का समय दिया गया कि भैया आप हमें ये सारे शेयर दे दीजिए। लेकिन अडानी ग्रुप यही नहीं रुका, वो अब 26% हिस्से में और अपनी भागीदारी चाहता। वो चाहता है कि एनडीटीवी में उसका पूरा कंट्रोल हो, लेकिन इसके लिए अडानी ने पूरे के पूरे जो सरकारी नियम है, जिस तरीके से लेन देन होती है, उसके हिसाब से उस प्रक्रिया को अपनाया। आप देखिए, ओपन ऑफर जारी करना क्यों होता है ज़रूरी, यही ओपन ऑफर उसने दिया है। हालांकि जैसे ही अधिग्रहण हुआ, इसको लेकर के एनडीटीवी ने कहा है, जो इनके मालिक है, कि उसे डील के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि इसमें अब भी कुछ ना कुछ रस्साकसी बची हुई है। अब इसमें जो संशय पैदा हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डील के बाद जो अडानी है, उनका सिर्फ अभी के हिसाब से 29.18% ही कंट्रोल हुआ, जबकि प्रणव राय का 15.94%, राधिका रॉय का 16.32% हिस्सा है। यानी दोनों को मिलाकर 32.26% हिस्सा हुआ, जबकि अडानी का हिस्सा तो 29.18% है। इसका मतलब ये है कि अभी के हिसाब से अगर ये मान भी लिया जाए कि अडानी ने ले लिया है, तो जो रॉय दंपति है उनकी हिस्सेदारी तो ज़्यादा है। अब ये दोनों बढ़ाना अगर चाहें, बाय द वे मान लीजिए, तो दोनों को शेयर खरीदने पड़ेंगे
अडानी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब इसमें एक पेच आपको समझाता हूँ। एनडीटीवी का एक महत्वपूर्ण शेयर एक और कंपनी है LTS इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके पास 9.75% हिस्सा यानी 10% हिस्सा। लेकिन इस कंपनी ने LTS इन्वेस्टमेंट फंड भारत में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 98% हिस्सा अडानी की कंपनी में किया है। यानी अगर आंकड़ों में बात करें तो अडानी की 4 कंपनियों में LTS इन्वेस्टमेंट फंड का लगभग 19,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है, निवेश है। इसका मतलब है वो 10% हिस्सा आप आराम से मिला सकते हैं, क्योंकि जब LTS का पूरा इन्वेस्टमेंट ही अडानी की कंपनी में है और अडानी कंपनी ये चाहती है कि एनडीटीवी में उसके शेयर और बढ़े, तो वो तो आसानी से ले सकती है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को संशय है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीटीवी में आने वाले कुछ समय में उनका पूरा का पूरा अधिकार हो जाएगा। अब ये तो बिजनेस डील की बातें हुई, ये तो आपको आने वाले वक्त में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एनडीटीवी न्यूज़ के नाम पर अपना एजेंडा पेश करता रहा है, और रवीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। इसलिए जब ये डील की बात आई ना, तो रवीश कुमार अचानक से ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया में देखिए तो कई सारे ट्रेंड, अब आप खुद समझ सकते हैं क्यों ये ट्रेंड कर रहा था। यहाँ तक खबरें आई कि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हुआ क्या, उन्हें खारिज करना पड़ा इस बात को। और आप रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है, झूठे निकले ऑप इंडिया के सूत्र, रवीश कुमार ने इस्तीफे से मना किया। जीरो टीआरपी एंकर ने कहा अडानी की नौकरी मुझे मंजूर। देख रहे हैं ना, अब अखबार वाले और मीडिया वाले भी मज़े ले रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि रवीश कुमार बाकी मीडिया वालों के मज़े लेते रहे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं ये दिखाता हूँ कि रवीश कुमार किस प्रकार से न्यूज़ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एजेंडा दिखाते हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि जो वो न्यूज़ के नाम पर दिखाते हैं ना, वो किस लेवल का है, कितना घटिया है। घटिया शब्द भी बहुत छोटा है। आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। हम डिक्टेटर न्यूज नाम से एक बुलेटिन बनाने की सोचने लगे। एक नेशनल न्यूज चैनल में रवीश कुमार जैसा शख्स गोदी मीडिया कहकर न जाने क्या क्या कहता है। अरे भाई, नेशनल न्यूज चैनल है, आप खबर दिखाएंगे कि आप जहर ही उगलते रहेंगे। इतनी उल्टी मोदी के नाम पर। आप देखिए किस प्रकार से ये बातें कहते थे, सुनिए। क्या गोदी मीडिया के किसी भी संपादक को यह बेचैनी हुई? और सिर्फ न्यूज़ परोसने की बात नहीं है, न्यूज़ तो होता ही नहीं है। आप देखिए ऐसे ऐसे एनिमेशन बनाकर दिखाते हैं जो न्यूज़ से कम जुड़े होते हैं, उनके व्यूज़ से ज़्यादा जुड़ते हैं। इस एनिमेशन का न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। आप ध्यान से देखिए, कई सारी स्क्रीन्स हैं, सब में गोदी मीडिया लिखा हुआ है। क्या न्यूज़ आपको मिल रहा है? ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा है, कोई खबर नहीं है इसमें। और जुबैर के मामले में जब मैंने पूरा का पूरा कम से कम 50-100 वीडियो मैंने देखा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए। आप यकीन मानिए इस वीडियो के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब मैंने दिया है, कम से कम 50-100 वीडियो देखे, तब मैं आपके लिए छांट कर ये चीज़ें लेकर आया हूँ। जुबैर के मामले में रवीश कुमार ने अनाप शनाप तर्क गढ़ते हुए जेल डेबिट कार्ड की बात करने लगते हैं। आप एक बहुत छोटा हिस्सा सुनिए। मेरे पास एक आइडिया है, लोग जेल डेबिट कार्ड बनवाना शुरू कर दें। इसके बाद इसी बुलेटिन में 2.5 मिनट तक अनाप शनाप तर्क गढ़ते हुए अजीबोगरीब एनिमेशन दिखाने लगते हैं। आप देखिए, आपको समझ में आएगा। और जब मैं एनिमेशन की बात कह रहा हूं ना, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा का ऐलान किया था, आह्वान किया था। इस पर भी इनको आपत्ति थी। और इस मामले में भी एक अजीबोगरीब एनिमेशन आप देखिए, एक विशाल का एक घंटा लगा करके मतलब पेश कर दिया गया। अब क्या है इसका मतलब, ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन चूंकि आपके हाथ में एक बुलेटिन है और आप जीरो टीआरपी कहे गर्व से कहते हैं, और किस तरह की चीज़ें आप परोस रहे हैं। आप हर घर तिरंगा अभियान का भी इस शख्स ने मजाक उड़ाया। और आपको एक और दिखाता हूँ, आप देखिए, चाचा चौधरी की कहानी सुनाने लगे एक एपिसोड में और एनिमेशन दिखाने लगे।
देखिए। अब आते हैं चाचा चौधरी पर। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में माहिर, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो न्यूज़ के नाम पर कलंक है। एक बार तो रवीश कुमार ने टीवी स्क्रीन को ही अंधेरा कर दिया, टीवी स्क्रीन ब्लैक कर दिया और भाषण देने लगे अनाप शनाप, ऐसी ऐसी बातें मैं क्या बताऊं। आप देखिए, जैसे ज्ञान बांटते हैं ना, ज्ञान बांटने लगे। न्यूज़ का कोई अंश नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें न्यूज़ क्या है। एक ग्राफिक्स आता है, भाषण चलने लगता है, ये है स्थिति। समझिए आपके ड्राइंग रूम की बत्ती बुझा दी गई है। मारो मारो पकड़ो पकड़ो की आवाज आने लगती है। कई प्रवक्ता गाली देते हैं। एक बार ये जनाब जब मैं देख रहा था तो स्टूडियो में दो जोकर लेकर हाजिर हो। अब देखिए, जोकर हैं ये, जोकर की वेशभूषा में है। पूरे कार्यक्रम में फूहड़पन, अजीबोगरीब हरकतें, अजीबोगरीब संवाद, कार्यक्रम के नाम पर दर्शकों के साथ भद्दा मजाक, एक तरफा संवाद। ये दोनों जोकर कुछ बोल नहीं रहे, हरकत कर रहे हैं, अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं। सर आपकी गर्दन में क्या हुआ है? आप अथॉरिटी हैं? एक और कार्यक्रम मैंने जब देखा तो वहां पर रवीश कुमार न्यूज चैनलों को कार्टून बताने में लग गए। सुनिए, एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं। बहुत दिनों के बाद बड़ों को कार्टून के रूप में न्यूज चैनल मिल गए हैं। और जानते हैं, हद तो तब हो गई, न्यूज एंकर हैं ये कहने के लिए, पूरी दुनिया में यही भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, दावा करते हैं। और ये जनाब एक बार प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने के लिए, जानते हैं, एक कार्यक्रम में, सिर्फ आधे घंटे के एक कार्यक्रम में 14 बार अलग अलग कपड़े पहनकर आ गए। देख लीजिए दोस्तों, एक एक हिस्सा मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है। आप देखिए, एक एक तस्वीर, ये एक ही बुलेटिन का है। देखिए, पहली ड्रेस, दूसरी ड्रेस, ये देखिए तीसरी ड्रेस, एक एक सेकंड, एक एक फ्रेम करके निकाला है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये देखिए 10वीं, 11वीं ड्रेस, 12वीं, ये देखिए 13वीं ड्रेस, 14वीं ड्रेस। अब ये नौटंकी कर रहे हैं, ये न्यूज़ पढ़ा जा रहा है, ये नौटंकी हो रही है। एंटरटेनमेंट चैनल खोल लेना चाहिए। बड़े कई सारे चैनल हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, जोकरई करते हैं। आप जोकर बनने के लिए आए हैं। ये है रवीश कुमार। ये कौन सा न्यूज़ चैनल है? इस पर तो सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन रवीश कुमार न्यूज़ के नाम पर इस चैनल में, एक नेशनल न्यूज़ चैनल में क्या कर रहे थे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और आपको हो सकता है ये 10 सेकंड में ये सारी तस्वीरें निकल गई, लेकिन इस तस्वीर को ढूंढने में घंटों की मेहनत की गई है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और एक बार तो दिल्ली शब्द आया इनकी जुबान पर, तो जानते हैं दिल्ली कहने के नाम पे क्या कहने लगे? थोड़ा सा हिस्सा आप ये भी देख लीजिए। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी दिल्ली। साथियों, रवीश कुमार को भले ही विदेशी ताकतों ने मैग्सेसे पुरस्कार देकर भारतीय लोगों पर, भारतीय पत्रकारिता पर थोपने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए रवीश कुमार की पत्रकारिता एक भद्दा मजाक है। और ऐसे कई रवीश कुमार एनडीटीवी में भरे पड़े हैं। जब यही आदर्श होंगे तो उनको फॉलो करने वाले लोग कैसे होंगे, आप ये समझिए। लेकिन कहते हैं ना कि जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन चोट बड़ी गंभीर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।